स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज फिर से द्रव्यगुण विज्ञान की जो सीरीज चल रही है उसी को लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। और आज हम द्रव्यगुण विज्ञान की जो टेस्ट सीरीज़ है या एमसीक्यू की जो सीरीज़ है उसका 9वां भाग है। उसमें हम जानेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो हैं आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और द्रव्यगुण में जो यह सेक्शन हमने आपके लिए तैयार किया है उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है सम्मिलित किए गए हैं और इन क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे, इनके उत्तरों को भी जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्ययादि चेष्टित मुच्यते, प्रत्ययादि चेष्टित मुच्यते। तो आपको यहाँ पे यह समझना है कि प्रत्ययादि डैश चेष्टित मुच्यते में डैश वाले खाली स्थान पे, रिक्त स्थान पे आपको क्या भरना है। तो प्रत्ययादि चेष्टित मुच्यते डैश जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आपको भरना है कर्म। मतलब यह कि कर्म जो है प्रयत्न और चेष्टा के अनुसार ही करता है या प्रभाव शरीर पे दिखाता है। तो कर्म एक तरह से प्रभाव के अंतर्गत ही आता है, लेकिन प्रभाव एक अलग विषय हो गया। जैसे कोई औषधि हम ग्रहण करते हैं और वो हमारे शरीर पे जो असर दिखाता है, जो उसकी क्रिया होती है, वह प्रभाव हो गई। और कर्म का मतलब उसका कार्य हो गया, रोग के विरुद्ध जो उसका कार्य वो कर्म के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए प्रत्ययादि कर्म चेष्टित मुच्यते, यह पूरा एक तरह से श्लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर दूसरे प्रश्न में देखें तो दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि द्रव्याश्रित और संयोग विभाग में कारणीभूत पदार्थ को क्या कहते हैं। यहाँ पे समझना है द्रव्याश्रित, द्रव्याश्रित का मतलब कि जो द्रव्य पे आश्रित हो, और संयोग विभाग जो एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसमें कारणीभूत पदार्थ को क्या कहते हैं। जो पदार्थ जो मेन कारण काम करे, जो मतलब मुख्य हो, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे भी हम क्या कहते हैं, कर्म ही कहते हैं। एक तरह से कर्म की परिभाषा भी हो गई। अगर कर्म की परिभाषा भी अगर आप याद कर लें कि द्रव्याश्रित और संयोग विभाग में कारणीभूत पदार्थ को क्या कहते हैं, तो वो कर्म है। तो हम यह कह सकते हैं परिभाषा के अंतर्गत द्रव्याश्रित और संयोग विभाग में कारणीभूत पदार्थ कर्म है। ठीक है। अगला प्रश्न, तीसरे प्रश्न में देखिए। तीसरा प्रश्न जो है वह यह कह रहा है, एक मिनट, तीसरे प्रश्न में देखिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आचार्य सुश्रुत के मतानुसार संशमन द्रव्य में कौन सा महाभूत प्रधान होता है। जब संशमन द्रव्य की बात करें और महाभूतों की बात करें तो अब वहाँ पे आपको आकाश तत्व को सही दिखाना होगा, क्योंकि संशमन द्रव्य ही एक ऐसा द्रव्य है जिसमें आकाश तत्व की अधिकता होती है। और आकाश तत्व क्या है, शरीर में एक तरह से लघुता उत्पन्न करता है, शरीर को एक तरह से स्वच्छ करके लघुता उत्पन्न करने की जो गुण है उसके अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि ग्राही द्रव्य किस महाभूत की प्रधानता होती है। ग्राही द्रव्य में किस महाभूत की प्रधानता होती है। अब ग्राही की बात अगर करेंगे और महाभूत की प्रधानता की बात करेंगे तो वह जो हो जाएगा अग्नि हो जाएगी। तो अग्नि जो है ग्राही में इसकी अधिकता होती है। इसी तरह से आपको याद करना है। और आपको बताते चलें, बार बार कहा जा रहा है कि हमारे ऐप पे जो क्लासेस हैं विस्तृत तरीके से चल रही हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही हैं और आपके भर्ती का रास्ता धीरे धीरे साफ होते जा रहा है। तो तैयारी आप अगर बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए। आयुर्भास्कर पे क्लासेस जल्दी से जल्दी जो है आप परचेज कर लीजिए। हमारे यहाँ सीटें लिमिटेड हैं, कई बार बताया जा चुका है। और अगर अभी भी आप इस चांस को खो देते हो तो फिर अगर आप डिस्काउंट की बात करते हैं या कम फीस में एडमिशन की बात करते हैं तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फीसेज जो हैं नेक्स्ट वीक बढ़ने वाली हैं। तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखिए और जल्दी से जल्दी क्लासेस जो है परचेज कीजिए। देखते हैं पांचवा प्रश्न कह रहा, आचार्य शारंगधर ने किस द्रव्य का कर्म ग्राही बताया है। इसमें से किस द्रव्य का जो कर्म है वो ग्राही है। तो सभी है। ठीक है। मतलब कि सुंठी, जीरक और गजपिपली, गजपिपली बड़ी पिपली भी हम कह सकते हैं, ये तीनों द्रव्य ऐसे हैं जो क्या हैं, ग्राही हैं। इनका गुण ही क्या है, कर्म क्या है, ग्राही है। मतलब कि शरीर में दोषों के जो विकार हैं उनको एक तरह से बांध कर रखते हैं, ग्रहण कराते हैं। उसी तरह से अगला प्रश्न अगर देखें तो कह रहा है कि स्तंभन द्रव्य कौन सा गुण प्रधान होता है। स्तंभन द्रव्य में कौन सा गुण प्रधान होता है। तो गुण प्रधानता की बात करें तो स्तंभन द्रव्य रुक्ष होते हैं, शीत होते हैं, कषाय होते हैं। स्तंभन क्या है, जैसे हमारे शरीर में अगर ऐसी व्याधि है, जैसे अगर हम बोले कि प्रवाहिका हुआ है, मतलब कि लूज मोशन हुआ है
और द्रवीभूत हो गया है मल और बार बार शरीर से बाहर आ रहा है, तो उसे क्या करेगा, शरीर में सिक्त बनाने का कार्य जो है स्तंभन द्रव्यों का होता है, उसे कड़ा बनाता है। तो रुक्ष, शीत और कषाय जो द्रव्य हैं वो गुण प्रधान होते हैं जो स्तंभन द्रव्य के कार्य में लिए जाते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें 7 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसमें फिर वही स्तंभन से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। कह रहा है स्तंभन द्रव्य इनमें से किस दोष की वृद्धि करता है। स्तंभन किस दोष की वृद्धि करता है, तो स्तंभन जो है वात की वृद्धि करता है। अगर स्तंभन द्रव्य का ज़्यादा ग्रहण कर लिया जाए तो शरीर में वात बढ़ जाएगा, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए 8वां प्रश्न कह रहा है कि ग्राही द्रव्य में कौन से गुण प्रधान होते हैं। ग्राही द्रव्य में कौन से गुण प्रधान होते हैं, तो आपको पहले ही बताया गया कि ग्राही द्रव्य क्या है, दोषों का ग्रहण करा रहा है, तो इसमें जो गुण प्रधान होंगे वो क्या होंगे, उष्ण द्रव्य, उष्ण जो है गुण इसमें प्रधान होंगे, उष्णता बढ़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में कह रहा है कि नीरामातिसार में किस कर्मयुक्त द्रव्य का प्रयोग करते हैं। अब नीरामतिसार कहने का मतलब क्या है कि मतलब ऐसा अतिसार जिसमें नीर जल की तरह जो है पूरी तरह से शरीर से जो चीजें हैं बाहर आती हैं, तो नीरामतिसार उसे कहा गया है। तो किस कर्मयुक्त द्रव्य का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे करते हैं स्तंभन। हमने पहले ही बताया आपको, प्रवाहिका जो है, प्रवाहिका जिसको हम लूज मोशन कह रहे हैं, इसमें नीरामतिसार इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि नीर और अतिसार, नीरामतिसार का मतलब क्या है, नीर और अतिसार, ये दो शब्द मिल करके बन रहे हैं। तो नीरामतिसार का मतलब क्या है, जल की तरह अतिसार हुआ है, द्रव के रूप में वो जो अपशिष्ट पदार्थ है शरीर से बाहर आ रहा है, तो उसके लिए जो कर्म है स्तंभन का ही प्रयोग में लिया जाएगा, स्तंभन कर्म कार्य करेगा वहां पे। अगला प्रश्न अगर देखें 10वां प्रश्न, तो इसमें कह रहा है कि आमातिसार जो है नीरामतिसार से थोड़ा सा भिन्न है। तो कह रहा है कि आमातिसार में किस कर्मयुक्त द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। आमातिसार में जो द्रव्य प्रयोग में लिया जाएगा वो होगा ग्राही, क्योंकि यह दोषों का ग्रहण कराता है और आमातिसार क्या है, द्रवीभूत नहीं होता है, याद रहेगा। आपको बता दें कि जो आयुर्भास्कर ऐप पे जो क्लासेस चलती हैं वो पूरी डिटेल में चलती हैं और थियरी की क्लास चलाई जाती है, और आपको बता दें कि हर जो भी आपको टॉपिक कंप्लीट कराया जाता है उससे टेस्ट भी दिया जाता है, टेस्ट सीरीज दी जाती है। और एक और चीज़ आपको बताया जा रहा है इसमें कि जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है वो टॉपिक वाइज अलग होता है, और जैसे ही हम कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको लगभग 2500 से 3000 प्रश्नों की एक कंबाइंड टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें कुछ भी बचेगा नहीं, कुछ भी शेष नहीं रहेगा, जिससे परीक्षा में आपके जो सिलेक्शन होने के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमसे अच्छा जो है तैयारी जो कराने का जो हम जो दावा करते हैं वो एक तरह से सही है, सटीक है। ठीक है, देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है कि श्रेष्ठ वामक द्रव्य कौन सा। वामक किसे बोला जा रहा है, जो वमन कराए, वमन कराने वाला सबसे अच्छा द्रव्य कौन सा है, तो मदन फल। आपको बार बार कई क्लासों में हमने बताया है, आप अगर ऐप पे क्लास कर रहे होंगे तो उसमें भी बताया गया होगा कि मदन फल क्या है, वमन द्रव्य में पहले नंबर पे आता है और श्रेष्ठ वामक द्रव्य के अंतर्गत इसे रखा गया है। सामान्य सा प्रश्न है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। 12वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, लेखन द्रव्य प्रधानतः किस गुण से युक्त होते हैं। अब बार बार हम बताए हैं, लेखन द्रव्य क्या करता है, शरीर के स्नेहांशों को कम करता है, शरीर में स्थूलता को कम करता है। तो इस तरह से कह रहा है कि लेखन द्रव्य प्रधानतः किस गुण से युक्त होता है, तो वह होता है खर। अब खर का मतलब शरीर में एक तरह से रुचिता उत्पन्न करता है, शरीर की स्निग्धता, शरीर की जो मृदुता है उसको कम करता है, इसलिए खर गुणों से युक्त यह होता है। अगला प्रश्न अगर देखें 13वां प्रश्न, तो 13वें प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रमाथी द्रव्य। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो है इसमें है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताया जा रहा है। प्रमाथी द्रव्य का कर्म है। प्रमाथी आप पढ़े भी होंगे, जो आपको ऐप पे बेसिक क्लास दी गई है उसमें जो 63 वीडियो लेक्चर दिए गए हैं उसमें अलग अलग पारिभाषिक द्रव्यों के गुणों को भी बताया गया, गुणोक्त द्रव्यों को बताया गया, कर्म जो है उनको भी डिफाइन किया गया, तो उसमें प्रमाथी द्रव्य बताया गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रमाथी द्रव्य क्या है। तो इसमें अगर हम देखें तो प्रमाथी द्रव्य का कर्म क्या होता है, स्त्रोतोशोधक। मतलब कि प्रमाथी द्रव्य क्या होते हैं, स्त्रोतों का शोधन करते हैं, जो भी स्त्रोतस हैं उनका शोधन करने का कार्य क्या होता है, प्रमाथी द्रव्य का होता है। इसकी परिभाषा भी आप याद रख सकते हैं, प्रमाथी द्रव्य क्या है, जो स्त्रोतों का शोधन करें। ठीक है, 14वां प्रश्न अगर देखिए, तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि सठ चिकित्सा
उपक्रम में अपतर्पण कर्म में किस कर्म का अंतर्भाव होता है? षट चिकित्सा मतलब कि जिसमें 6 तरह की चिकित्साएं सम्मिलित हैं, उसमें अपतर्पण कर्म में किस कर्म का अंतर्भाव होता है? तो अपतर्पण कर्म में स्नेहन का अंतर्भाव होता है। स्नेहन का मतलब शरीर में स्निग्धता उत्पन्न हो, स्निग्धता और मृदुता अगर बढ़े तो वह हम बोलेंगे कि स्नेहन कर्म का अंतर्भाव होता है। देखते हैं अंतिम प्रश्न, और आपको बता दें कि जो यह सीरीज जो है, इसके बाद से जो 10वां भाग आएगा द्रव्य गुण का वो अंतिम होगा। उसके बाद से हम फिर भेषज कल्पना के इसी तरह से 10 पार्ट लेकर के आएंगे, जिससे आपके लगभग 150 प्रश्न जो हैं तैयार होंगे। और बार बार कहा जा रहा है कि जो भी प्रश्न बताया जा रहा है सटीकता के आधार पर तैयार किए जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन प्रश्नों को अगर आप पढ़ते हैं तो परीक्षा में बहुत ही शानदार तैयारी आपकी हो सकती है। लास्ट प्रश्न देखते हैं, संतर्पण चिकित्सा में किस कर्म को समाविष्ट किया गया है? तो संतर्पण चिकित्सा में जो कर्म समाहित किया गया है वो है स्नेहन। जैसे कि अभी हमने पीछे बताया, 1 मिनट, संतर्पण चिकित्सा में किस कर्म को समाविष्ट किया गया है? तो वो है रुक्षण कर्म है। और इसके पहले जो हमने बताया है आपको, अभी पीछे बताया है, तो उसमें क्वेश्चन देख सकते हैं, षष्ठ चिकित्सा उपक्रम में अपतर्पण कह रहा है, तो अपतर्पण में क्या होगा? स्नेहन। और जब संतर्पण की बात करेंगे तो क्या होगा? रुक्षण। दोनों एक दूसरे से भिन्न है। रुक्षण अलग चीज है जो शरीर में रुक्षता उत्पन्न करे, और स्नेहन क्या है? जो शरीर में मृदुता उत्पन्न करे। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो भी आपको MCQ दिया जा रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके दिया जा रहा है। आप इसको पढ़िए, याद करिए, और हम तो कहते हैं कि आप इसका एक नोट्स बनाइए ताकि बाद में आप देख करके एक बार इसको रट सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो आप अपने क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों तक इसको पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर इस सीरीज़ में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, आपके डाउट्स को बताया जाएगा। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।